नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की नई कड़ी के साथ। आज परिचर्चा के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और 132वें पायदान पर आज हम पहुंच गए हैं। एक लंबा अरसा, एक लंबा समय हमने बिताया और हमने बहुत सारे सामाजिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा की। और आज की जो चर्चा है वो है विवाहेतर संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ दर्शकों ने हमसे संपर्क साधा और कहा कि हम इस विषय पर क्यों बात नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और पाश्चात्य की ओर जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य की संस्कृति को अपनाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो हमने सोचा कि हम जब समसामयिक विषयों पर बातचीत करते हैं तो हम इस विषय पर भी चर्चा क्यों ना कर लें। और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ बहुत ही विद्वान विदुषी वक्ता यहाँ मौजूद हैं और परिचय मैं कराती हूँ। सबसे पहले तो मैं विपिन गर्ग जी का परिचय कराती हूँ। समाज सेवी हैं आप। आपने अपने नाम के आगे लिख रखा है ब्लड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने ब्लड मैन ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा रक्तदाता के नाम की जो सूची है उसमें सबसे प्रथम नाम आपका है। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमेशा हमारी परिचर्चा में रहती हैं तब जब मन को टटोलने की बात होती है, जब विषय उस प्रकार होता है तो शिवांगी का विशेष सहयोग हमारे साथ रहता है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि हमारे पुराने साथी रहे हैं। परिचर्चा के कई दौर हमने कई विषय हमने साथ में किए और हांगकांग से हमारे साथ जुड़ते हैं। संजोग है कि आज भारत से जुड़े हैं और आप सीएमए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दो सभ्यताओं के बारे में आज हमारे दर्शकों को बताएंगे, हमारे श्रोताओं को बताएंगे। एक पाश्चात्य, चूंकि आप हांगकांग में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति, और भारत तो संस्कृति का खजाना है ही। तो हम इस विषय पर और गंभीरता से बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट कृतिका शुक्ला जुड़ी हुई हैं, हमेशा जुड़ती हैं जब हम किसी न्यायिक बात विषय पर चर्चा करते हैं। कृतिका जी का आना होता है और बहुत सारे तथ्य होते हैं। मैरिटल अफेयर की अगर हम बात करें तो देखिए, जहां तक मेरी जो मेरा ज्ञान है, नैतिकता के विरुद्ध है ये, लेकिन समाज के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन जो कानून है वो कानून कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट दे रहा है और उसी कानून के बारे में कृतिका जी हमें बताएंगे। लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी का पुनः अभिनंदन है, स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और हमारे साथ कुछ दर्शक दीर्घा में उपस्थित हो चुके हैं, कुछ महानुभाव। उनका हम परिचय देख लें, जरा उनका नाम देख लें, उनका अभिनंदन कर लें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ उत्कर्ष गर्ग जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ निरुपमा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कृष्ण श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी अभी मैं इनका संदेश पढ़ रही थी हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर, तो इन्होंने लिखा था कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसलिए जुड़े। और मैंने इनको जो जवाब दिया वो ये था कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो जरूर आप सब लाभ लें। और विजय लक्ष्मी गुप्ता जी जुड़ गई हैं, आदरणीय विजेंद्र जी की धर्मपत्नी। पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। राजीव अग्रवाल जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं, संयोजक भी हैं, और धीरे धीरे इनकी पदवी और बढ़ती जाएगी। तो आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं विजेंद्र जी के पास आऊंगी। विजेंद्र जी, दो संस्कृतियों को बहुत बारीकी से आप देख पा रहे हैं। भारत वर्षों से कार्यरत,
तो मैं सीधे-सीधे इस टॉपिक पर आती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम इसका माइक अगर खुला है तो बंद कर लीजिए। अगर हम इस जी। विषय पर बात करें, भारत की सभ्यता, संस्कृति की बात करें, तो ये कतई गवारा नहीं है, जिस विषय पर हम आज बात करने आए हैं। लेकिन कृतिका बताएँगी, कुछ न्यायिक बातें भी हैं, कुछ न्यायाधीशों ने इस पर टिप्पणी की है और कुछ कानून ऐसे बने हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर आप उन दोनों संस्कृतियों के बारे में बताएँ हमारे दर्शकों को, तो आपको कितना सही लगता है इस तरह की जो बातें आ रही हैं, ये जो हमने विषय लिया, उस विषय पर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है? और मैं आपसे ही आज की परिचर्चा शुरू करना चाहूँगी, तो आपका स्वागत है। नमस्ते विभा जी, नमस्ते पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत-बहुत स्वागत और आप सभी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने पहले तो आपको बुलाने के लिए मेरे को आपका आभार व्यक्त करना है और जो आपने विषय चुना है, वो बहुत ही ज्वलंत विषय है। आज के समय में ये जो समस्याएं हैं, जो हम समाज में देख रहे हैं, वो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कभी भी ऐसा था नहीं कि विवाहेतर संबंध कभी भी किसी के साथ होने चाहिए। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ हांगकांग में, जो कि एक मल्टी कल्चरल सिटी है, और वहां पर मैं, क्योंकि वो अभी वहां पर जो चाइना का उसमें जो प्रभाव है और जिस तरह की वहां की संस्कृति है, तो वहां पर में किसी प्रकार की ऐसी कोई सभ्यता ही नहीं है जो सनातन धर्म के साथ किसी तरह से उसका मेल हो, और वो ना ही किसी इस तरह की कल्चर को मानते हैं, ना सभ्यता को मानते हैं। तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ दिन रात का अंतर है। अगर हम बोलें अगर हमारे यहाँ दिन है तो उनके यहाँ रात जैसा ही है, क्योंकि मेरा जो अपना स्वयं का अनुभव रहा है अपने जीवन में, जितना मैं वहां पर मैं रहा हूं और जो मैंने देखा है, तो उनकी जो सभ्यता है वो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ जो समस्याएं जनित हो रही हैं इस तरह की, वो भी हमारे पाश्चात्य सभ्यता से जिस तरीके का प्रभाव है उसी के कारण है। तो ये जो वहां की संस्कृति है, वहां की संस्कृति में मुख्य मुद्दा वहां के जीवन यापन शैली है, जो जिसमें कि प्रमुखतया वहां पर में पैसा है। मतलब कि आपने पैसा कमाया, आपने पैसा खर्च किया, आपको पैसे की ही जरूरत है, आपके जीवन में पैसा ही महत्व रखता है, इस तरह की वहां की जीवन शैली है। और जिस दिन पैसा अगर नहीं कमाया तो उस दिन उसने उसका जीवन नहीं जिया, ये भी है। तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन साथी जो आपके साथ जुड़े हैं, मैंने वहां पर में ये देखा है कि वो पैसे की महत्ता, आप कितने रईस हैं, आपके पास कितने संसाधन हैं, उसको देखते हुए ही आपसे जुड़ते हैं। तो वहां पर में अगर विवाह भी अगर कहीं भी होते हैं, वो आपस में जिस तरीके की आकर्षण जो है वो व्यक्तिगत इतना नहीं है जितना कि पैसे के प्रति है। इंसान कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो वो बहुत बढ़िया है। तो जब इस तरह की विचारधारा दिमाग में आ जाती है, मन में आ जाती है, और इसी तरीके की जब संस्कृति आगे बढ़ जाती है और एक दूसरे के प्रति जब हम देखते हैं कि भाई उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है, सुविधाएं उसे जुड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में हम हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेना चाहते हैं बिना किसी अपने स्वयं के मेहनत किए, क्योंकि हमें दूसरे का पैसा जो है वो हमें सपोर्ट करता है और उसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। आज अगर उस व्यक्ति के पास पैसा अगर नहीं है तो कल को हम अपने रास्ते भी बदल लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि यदि पैसे की किसी वजह से कमी हो जाती है तो आदमी दूसरी तरफ उन्मुख हो जाता है। तो जब दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो ये समस्याएं जो पारिवारिक जीवन में हमने देखी है, वो पारिवारिक जीवन में वहां की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। और हमने अगर अपने समाज में अगर हम आज से अगर 100 साल पीछे भी अगर हम जाएं तो हम लोगों का जीवन कितना सुखमय था, ये बात हमको समझनी चाहिए। और आज के समय में जैसे जैसे जो पाश्चात्य जो सभ्यता का जो असर हमारे ऊपर आया है, तो उसके बाद आज आप देख लीजिए हमारे समाज की हालत भी कितनी खराब होती जा रही है। तो मेरा सभी से ये आग्रह होगा, जिस तरह का मेरा अनुभव है, जो मैंने दोनों सभ्यताओं में मैं जिया हूं, तो अपना जो पुराना सनातन जो अपना धर्म है, जिसको हम वास्तव में धर्म जिसको कि हम बोलते हैं कि धारण करने योग्य, तो वो ही सारा ही एक तरह से हमें हमारे समाज के प्रति दायित्व दिलाता है, हमारे समाज को उन्मुख बनाता है। और जो पाश्चात्य है उसकी वजह से ही हम लोग जो है आज की परेशानियों को हम झेल रहे हैं। तो ये मेरा अपना स्वयं का देखा हुआ अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल एक पक्ष आपने रखा कि सब मोह माया का चक्कर है, पैसों की वजह से चीजें इस तरह से बदल रही हैं समाज में। ये पक्ष एक आपका रहा। विपिन गर्ग जी से मैं सीधे बातचीत करने आऊंगी, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ एक प्यारी सी बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, शालू वर्मा, जो कि पहली बार हमारी परिचर्चा में शामिल हुई है। तो शालू, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारी इस परिचर्चा में। और यूथ को हमने इस कार्यक्रम में लिया है क्योंकि यूथ की भी अपनी एक राय है, युवाओं की अपनी एक राय है, और इस नाते क्योंकि जो ज्यादातर युवा हैं वो इस ओर अपने आप को ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, अपने आप को चाहते हैं कि इस तरह से स्वच्छंद रहें। बहरहाल हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और विपिन गर्ग जी, मैं चाहूंगी कि आप इस विषय पर जो भी राय आपकी है, और चूंकि मैं बताना चाहती हूँ कि ये विषय विपिन जी ने सुझाया है, तो इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालें। और कुछ संदेश हमारे पास आए हैं, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। विपिन जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है और सभी ने मुझे कहा है, बहुत सारी टिप्पणियां व्यक्तिगत रूप में भी मेरे पास आई हैं, जो इस विषय को लेकर जो हम आज चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में, कि जो विषय है वो बहुत ही व्यापक भी है, और क्यों लिया इस विषय को, क्यों लिया, और भी तो विषय थे, तो और भी विषय थे, अगर हम इस विषय पर बात ना करें तो क्यों ना करें, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का जो एक दिमाग है, वो मैं हमारी जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ बैठी हैं उनसे हम बात करेंगे। विपिन जी, सीधे सीधे आपके पास आती हूँ, आप क्या कुछ जानते हैं इस विषय के बारे में और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे पटल के माध्यम से? आपका स्वागत है। नमस्कार वैभवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा ही एक सुझाया हुआ आपको टॉपिक था कि इस टॉपिक पे जरूर वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ना लोग बात नहीं करना चाहते हैं, सवाल लोग बहुत उठाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है। अभी विजेंद्र जी गुप्ता जी ने जो कहा, मैं उस बात से सॉरी, लेकिन मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस पर आऊंगा। संस्कृति की बात अलग होती है, ठीक है, और आप क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं वो फैक्टर बिल्कुल अलग होता है। तो अभी उस पर आता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में और क्या मैंने एक्सपीरियंस किया और क्या क्या मेरे को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में जानने को मिलता है, देखने को मिलता है, सबको मिलता है। हम बात नहीं कर रहे उसके बारे में, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, फैक्ट बात करते हैं। फैक्ट बात ये है कि आज की डेट में जो मुझे लगता है, मैं बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ महिलाओं से, ठीक है। आज की तारीख में 25% महिलाओं के पास एक ऐसा दोस्त है जिससे वो बात करना चाहती है जो वो अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप उसको अफेयर कहना चाहते हैं, अफेयर का मतलब क्या होता है आप लोगों की नजर में मुझे नहीं पता। अफेयर का मतलब फिजिकल रिलेशन होता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं उसको 20% नहीं गिन रहा हूं, वो भी है 1-8% लोग, ठीक है। लेकिन चाहे आप उसको खास दोस्त कहें, कोई खास मेल फ्रेंड कहें, ठीक है, वो खास तब हो जाता है जब आप उससे महीने में एक बार बात नहीं कर रहे हैं, जब आप उससे डेली बात कर रहे हैं, 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, आप उसको वो बातें शेयर कर रहे हैं जो आप अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करते, ठीक है। तो फिर उसको आप अफेयर कह लो, खास दोस्त कह लो। अगर इसको अफेयर कहते हैं ना, तो 20% महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ बात, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कैलकुलेट करूंगा तो 20% से ऊपर की एवरेज है। और बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बताया भी नहीं होगा, ये तो जिन्होंने डिस्क्लोज किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 30% से ऊपर जाएगा। तो ये क्यों होता है मैं बता देता हूँ, कुछ मेरे पास है एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि महिलाएं अक्सर, ठीक है, ये शुरुआत महिलाओं की तरफ से होती है। मैं फिर बता देता हूँ, पुरुष तो देखो अब बैठा है, वो तो वेट में, कोई उसको अप्रोच करेगी तो कभी मना करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो महिलाओं की तरफ से होती है, ठीक है। और वो क्यों होती है? क्योंकि एक टाइम आने के बाद, ये होता भी ज्यादा 30 से 40 साल की उम्र में है, ठीक है। तो एक टाइम आने के बाद जब आपकी शादी को 5, 7, 8, 10, 20 साल, 20 तो नहीं, 5, 7, 8, 10 साल बीत चुके होते हैं ना, तो एक गैप आ चुका होता है बहुत सारे रिलेशंस में। 100% सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक गैप आ चुका होता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने हस्बैंड से करना चाहते होते हो,
लेकिन वो आपके हस्बैंड सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो ऑफिस से लेट आया, वो सो गया, उसको इंटरेस्ट नहीं है उन बातों में, ठीक है, या फिर वो आपको जज करता है उन बातों को लेके, ठीक है, तो आपको एक दोस्त चाहिए होता है, ऐसा दोस्त जिसका कोई म्यूचुअल फ्रेंड ना हो, ठीक है, जिससे बात करी हुई कहीं तीसरे आदमी पे ना जाए, ठीक है, और आप उसके साथ जो मर्जी बात कर सके, आपको ये ट्रस्ट होता है कि यार ये मेरे को जज नहीं करेगा, तो उसको अगर अफेयर कहना अफेयर कह लो, लेकिन ऐसा दोस्त 20% से ज्यादा महिलाओं के पास है, ठीक है। अब वो उसमें बात आती है कि आप कितनी बात करते हैं, आप उसमें मिल भी रहे हैं क्या बीच में, ठीक है, लेकिन बात जरूर है। विपिन जी, 20% महिलाओं के पास ऐसा दोस्त है, तो पुरुष भी तो शामिल है उस 20%। अब पुरुष शामिल है, पुरुष शुरुआत नहीं करता है, पुरुष शुरुआत नहीं करता, पुरुष तो फिर यार वही मैं बोलता हूँ, अगर हम लाइन यहाँ बोल सकते नहीं, पुरुष को अलाउड है, एवरी मैन इज अ डॉग, तो वो तो वेट में बैठा है, उसको कोई अप्रोच करेगी वो थोड़ी मना करेगा। यही सुनना चाहते हो ना आप, तो मैं जो सुनना चाहते हो बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो ख्वाहिश है ना, वो मेल फ्रेंड बनाने की और उससे अपनी बातें शेयर करने की, वो महिला में है। पुरुष तो तैयार ही बैठा है, वो तो कह रहा है हाँ मेरे से गप्पे लगा ले, मैं गप्पे लगा लेती हूँ। विपिन जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी कि महिलाओं में ये गुण है कि वो अपने जो अपने मनस्थिति है, या जो चीजें वो अपने भाई से या अपने पति से या अपने और रिश्तेदारों से या अपनी दोस्त महिला मित्र से। एक बात बीच में और बोलना चाहता हूँ, और इसमें एक और चीज देखी गई है, जो बात करती है ना अपने उस खास मेल फ्रेंड से, उसमें पति की बुराई सबसे बड़ा टॉपिक होता है, पता है आपको, सबसे बड़ा टॉपिक ही होता है पति की बुराई, ठीक है, उसने ऐसे किया, वो मेरे साथ ऐसे नहीं करता, वो मेरे से ये बात नहीं करता, वो मेरी ये नहीं सुनता। वो सिंपैथी चाहिए उन लड़कियों को, एक्चुअल में सिंपैथी वो उस लड़के से चाहिए, खास दोस्त से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे वो संस्कृति वाली बात हो रही थी। संस्कृति सर क्या करेगी जब वो उसको लोनली फील हो रहा है, उसको कोई मेल फ्रेंड चाहिए, तो लड़कियों के लिए मेल फ्रेंड बनाना कोई खास बात नहीं है, आसान काम है, बहुत आसान काम है, ठीक है, वो उनके मेल फ्रेंड्स पहले से होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उसमें से कोई उन्हें खास अच्छा लग जाता है जो उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम संस्कृति सब निकल जाती है दिमाग से। मैं अपने पड़ोस का केस उठाता हूँ, 45 ईयर्स की महिला है, ठीक है, 20 साल का उसका बेटा है, उसने अभी डिवोर्स लेकर लव मैरिज की है, 45 ईयर्स की होने के बाद, जिसका 20 साल का बेटा है, 22 साल शादी हो गए, ठीक है, ऐसे केसेस की भरमार है, भरमार है। वो जो ज्यादा खास दोस्त हो जाता है ना, वो तो वो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन जहां तक हम शादीशुदा व्यक्ति के जो विवाहेतर संबंध की बात या एक्स्ट्रा अफेयर की बात हम जब कर रहे हैं, तो अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पुरुष मित्र से अपने दिल की बात कर रहे हो, ठीक है। ये अफेयर, यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि अफेयर का मतलब है उस व्यक्ति के साथ आपके हर तरह के संबंध है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, हर तरह के संबंध है, सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं, वो दोस्त की कैटेगरी में आएगा, वो दोस्त होगा। जी, अगर विपिन जी, आपकी बात की 1 मिनट सुनो, अगर वो बात रोज 2-2 घंटे हो रही है, वो बे टाइम बात हो रही है, तो हर तरीके का संबंध नहीं है, तब भी वो अफेयर ही है। नहीं, आप बात क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है ना। वो तो हमारी जो यहाँ मनोचिकित्सक बैठी हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि जो अफेयर है वो क्या है और दोस्ती है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास संदेश आ चुके हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत व्यापक चर्चा होने वाली है। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी ने एक संदेश भेजा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। फीमेल के साथ मेल भी जुड़ता है तो विवाहेतर संबंध दोनों ओर से हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक संदेश आया है, यदि पति नहीं सुन रहा है तो अपनी सास से या नंद से अपने मित्र की तरह आप कह सकती हैं, किसी पुरुष की जरूरत क्यों पड़ गई, आप क्यों फंस गए इन सब चक्करों में। तो ये कुछ इस तरह के संदेश आ रहे हैं, जो और भी मैं पढ़ूंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह की दुविधाओं में पड़ जाते हैं या हम अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं एक खोने की कगार पर हम होते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाएं या
आप संबंध बनाएं या किसी तरह का कोई रिश्ता आप रखें, नैतिकता भी इस बात की इजाजत नहीं देती डॉक्टर साहिबा। और कानून कहीं ना कहीं, वो तो कृतिका जी बताएंगे कि कानून की क्या लचर पचर व्यवस्था है, क्योंकि कृतिका जी बहुत गंभीरता से सब कुछ सुन रही हैं। लेकिन मनोचिकित्सक होने के नाते जो विपिन जी ने अपनी बात रखी, कि आप उनकी बात और विजेंद्र जी की बात से कितना सहमत है? सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं एक बार फिर हिंदी साहित्य संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे टॉपिक के लिए आज फिर आमंत्रित किया है, ताकि मैं अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंसेस को, और जो मैं डेली रूटीन में इन सब चीजों को फेस कर रही हूँ, उन सब एक्सपीरियंसेस को भी रख पाऊं। सो जैसा कि मैंने आप दोनों महानुभावों की बात सुनी, पहले थोड़ा सा इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते कि ये चीज लड़की ने किया या ये चीज लड़के ने किया। जो भी चीज होती है वो लड़का और लड़की के रजामंदी से होती है। ये नहीं है कि उसने हमें अप्रोच किया, आपने अप्रोच लिया ही क्यों? अगर आप बहुत अच्छे और शालीन और आप बहुत ही हमारे कहते हैं ना साहित्य और हमारे हमारे समाज के नॉर्म्स को आप अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस चीज को लेना ही नहीं चाहिए। आपको वहीं पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए दैट आप शादीशुदा हैं एंड यू शुड नॉट डू दैट एंड यू शुड नॉट क्रॉस योर लाइन। आपको ये चीज बोलनी चाहिए। अगर हमें पता है कि सामने वाला शादीशुदा है और हमें पता है कि हम भी शादीशुदा हैं और सामने वाला अप्रोच कर रहा है, तो आप अपनी लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इसमें ये दोनों की ही गलती होती है और हम इसे गलती नहीं कह सकते, हम इसे कहते हैं कि ये दोनों की पसंदगी है और ये दोनों की चॉइस है कि दो लोग आपस में कंफर्ट है बात करने के लिए, कंफर्ट है एक दूसरे के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और बात सिर्फ ये नहीं है कि लड़की अपने ससुराल वालों की बुराई करती है, लड़की अपने पति की बुराई करती है। तो पति ऐसा काम करता ही क्यों है? क्यों नहीं वो लड़की के उस इमोशनल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है जिससे लड़की को जाना ही ना पड़े? हमेशा बात लड़की पे ही क्यों आके अटक जाती? क्यों नहीं हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं कि ये इक्वल है, जहां पर भी चीजें हो रही है वो इक्वालिटी के साथ हो रही है, बराबरी से। देखिए, हम कभी भी किसी को उंगली उठा के नहीं बोल सकते भाई साहब, क्योंकि 3 उंगली हम पे इशारा कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम इतने ही सच्चे हैं, अगर हम इतने सच्चे पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो हमें किसी के भी एक्शंस को जज नहीं करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रचलन है वो हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, और इसका बढ़ने का कारण क्या है वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ डेटिंग साइट्स हैं जिन पे अगर आंकड़े माने तो 55%, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, ये इक्वल रिसर्च हुई है कि 55% इंडियंस में सब आते हैं। यहाँ कोई जेंडर अनइक्वालिटी की बात नहीं कि सिर्फ स्त्रियां ही आ रही हैं, इंडियंस सब्सक्राइबर्स हैं इस डेटिंग साइट पे। और अगर हम 2023 का आंकड़ा माने तो जो ग्लीडन, बहुत सारी डेटिंग साइट्स चल रही है, जैसे टिंडर चल रही है, बम्बल चल रही है, तो वैसे ग्लीडन है। ग्लीडन की माने तो 2023 में 7.8 मिलियन लोग इस पे अपने नए पार्टनर की तलाश में है। और अभी ये डाटा 2024 में बढ़ करके ऑलमोस्ट, मैं इसको लिख करके रखी हूँ बिकॉज मैं डेटा बहुत जल्दी भूलती हूँ, 28 लाख हो चुके हैं। और अगर इसी ही ग्लीडन की रिपोर्ट माने तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो केंद्र है वो आईटी सेक्टर का जो केंद्र माना जाता है बेंगलुरु है। हम लोग तो बहुत छोटे से शहर में रह रहे हैं, और छोटे से शहर में अगर मैं बोलूं अपनी बात, तो मैं आए दिन अपने प्रैक्टिस में 2-3 केसेस ऐसे देखती हूँ जहां पर ज्यादातर हस्बैंड चीट कर रहे होते हैं अपनी वाइफ को। उसमें से 1% महिला होती है, 1% महिला होती है जो आकर के ये बोलती है कि मैम मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो बहुत ताव से बोलती है कि मैम मेरा है। सो ये बात नहीं है कि पुरुष ही कर रहे हैं स्त्री कर रही। जो पुरुष स्त्री के साथ कर रहा है वो अनमैरिड भी हो सकती है और मैरिड भी हो सकती है।
शिवांगी, डॉक्टर शिवांगी, आप अपनी बात रखें, उससे पहले एक प्रश्न मेरा भी आप ले लें कि जिस अफेयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, उस अफेयर के कैटेगरी में कौन कौन सी बात आती है, हमारे दर्शकों को वो भी आज साफ होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अफेयर का मतलब दोस्ती से आंक रहे हैं या अफेयर और क्या है, शादी के बाद का जो पति पत्नी का संबंध है वो विच्छेद होकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध बनते हैं, वो चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, वो बहुत जरूरी है विजेंद्र जी, इसलिए मैं डॉक्टर शिवांगी से कहूंगी कि सारी बातें करें, उसके बाद हम कृतिका जी के पास आएंगे। जी सो अभी 2019 की बात करें तो इसी आईटी सेक्टर का जो हमारा हब माना जाता है, बेंगलुरु में 1.35 लाख इंडिविजुअल्स ने ग्लिडन पर सब्सक्राइब किया था। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेटा है। और अगर आप सच माने तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे नोन हैं जो वहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं, उनकी भी माने तो वहां पर ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और आप सच माने तो ये हस्बैंड और वाइफ आपस में आपसी मतलब सहमति से भी ये चीज रन कर रहे होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये चीज ओपन हो चुका है, वहां ओपन रिलेशनशिप का बहुत चलन है। अभी एनसीआरबी की अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो जितने भी मेट्रो सिटीज में मर्डर्स के केसेस आते हैं, उनका ज्यादातर कारण लव अफेयर होता है। लव अफेयर मीन्स अफेयर ही होता है, लव अफेयर में कोई फ्रेंडशिप नहीं आती, पहली चीज। और गुजरात की माने तो गुजरात में जहां जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन एक नंबर है, वहां पर जहां पर कॉल्स पहले इस चीज के लिए आती थी कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का मैं शिकार हो चुकी हूँ या मैं हैरेसमेंट का शिकार हो चुकी हैं, वहां पर थर्ड हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है, महिलाएं जो रिपोर्ट कर रही हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण है। तो आप सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये पुरुष नहीं रिपोर्ट कर रही है, महिलाएं ही रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारे पति हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण है कि पति, चाहे आदमी किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, चाहे औरत किसी रिलेशनशिप में जा रही है, उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट है और एक इमोशनल एस्पेक्ट है। हमें अगर उन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान रखे ना, तो शायद हम इसको मिसजज नहीं करेंगे। ये ना ही पाश्चात्य संस्कृति के कारण हो रहा है और ना ही आध्यात्मिक संस्कृति के कारण हो रहा है, ये किसी संस्कृति के कारण नहीं हो रहा है, ये हमारे खुद की सोच, समझ, बूझ और हमारी जो नीड्स है, दिन पे दिन जो हमारी इमोशनल डिमांड बढ़ रही है। आजकल ना इमोशनल डिमांड बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है। लोग हमेशा इमोशनल नीड्स की बात करते हैं, जहां पर अच्छा ये भी बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ अभी नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर हम पहले का समाज देखें तो उसमें भी लोग 2 बीवियां रखते थे, वो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते थे, बहुत सारी रानियां होती थी। तो ये पहले से सभ्यता चली आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल की, ये कोई नया नहीं उजागर हुआ है। तो क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, सबकी लाइफ में जो भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। लोग स्ट्रेस से निकलने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। डॉक्टर शिवांगी, आपने कहा कि पुराने समय में भी इस तरह की बातें होती थी, 2 पत्नियां रखी जाती थी, लेकिन वहां पर कंडीशन अलग थी। वहां पर ये था कि दोनों पत्नियों को बराबरी का दर्जा मिलता था, उनके बच्चों को बराबरी का दर्जा मिलता था। और यहाँ तो छुपाया जाता है, आज के समय में छुपाया जाता है। विजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, और शिवांगी शायद आपसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी, मेरा निवेदन ये था, आपने बात बहुत अच्छी और बहुत ही तार्किक बात है और बहुत ही सामयिक बात है जो आपने बताया, और आपका एनालिसिस बहुत सही है। लेकिन जैसा आपने बताया कि भाई इसका हमारी सभ्यता से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल के हमारे जो हालात ऐसे हो गए हैं, जो लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है, या जो इस तरीके का वातावरण बनता जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा है। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारी सभ्यता ही हमको जो है ना, हमारी परिधि में रहना सिखाती है, हमें स्ट्रेस लेस लाइफ रहना सिखाती है, हमें किस तरीके से हमको अपने जीवन में अपना जीवन जीना चाहिए, वो हमारी सभ्यता हमको सिखाती है। अगर हम अपनी सभ्यता से बंधे रहे होते
उससे यदि हम, जो हमारे यहाँ लक्ष्मण रेखा जिसका नाम है, उसको विदिन अगर हम रहे होते तो इस तरह की जो संभावनाएं आ रही हैं शायद इसमें बहुत कमी रहती। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपनी उसी तरह की जीवन को जीना चाहा जैसा हमारा मन चाहा। मन कैसा चाहा, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको देख करके हमारा मन चाहा। हमने अपने को कंपेयर करना शुरू किया, दूसरे की सुविधाओं को, उसके स्वच्छंदता को हमने देखना शुरू किया। इसलिए हमें स्ट्रेस आया कि भाई उसके पास इस तरीके के संसाधन इसलिए हैं, तो हमने उसको पाने के लिए ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये जो चीजें हैं, इस वजह से मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि हमारे जीवन में अगर हम अपनी सभ्यता को साथ लेके चलते, जो हमारी सनातन सभ्यता है, तो शायद बहुत हद तक इन सब परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है। ये मेरा कहना है। ठीक है विजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। डॉक्टर शिवांगी, आप क्या और जोड़ेंगी? उस 2 मिनट विजेंद्र जी, रोकना चाहती हूँ, आप जरूर अपनी बात पूरी करें, क्योंकि बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। वसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुदर्शन शर्मा सुधी जी लगातार बनी हुई हैं और बहुत सारे कटाक्ष वाले उनके संदेश पहुंच रहे हैं और बहुत जरूरी संदेश हैं। राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज तो इतना बढ़िया विषय हमने लिया है कि बहुत सारे जो हैं नए नए चेहरे दिख रहे हैं। आज हमारे साथ निशा पोता जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्कर्ष गर्ग जी लगातार बने हुए हैं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, पढ़ूंगी थोड़ी देर में। अच्छी परिचर्चा चल रही है, राजीव जी ने लिखा है। जी राजीव जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और डॉक्टर साहिबा, आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही थी? विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिसमें आपने बोला कि कंपैरिजन चल रहा है, हर व्यक्ति कंपेयर कर रहा है, चाहे वो मेल अपनी वाइफ को दूसरी वाइफ से कंपेयर कर रहा है, चाहे फीमेल अपने हस्बैंड को दूसरे मेल के साथ में कंपेयर कर रही है कि उसके पास तो ये है, हमारे पास क्यों नहीं। एक्चुअली में ना, ये प्रॉब्लम आप जहां बोल रहे हैं कि हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है, एक्चुअल में संस्कृति नहीं सिखाती है, हमारी फैमिली हमें सिखाती है। संस्कृति तो सिर्फ एक वर्ड है, समाज में सबके नॉर्म्स अलग अलग डिवाइडेड है। अगर हमारी फैमिली ही हमें सिखा दे कि हमें करना क्या है और हमारी बाउंड्रीज क्या है, और बिल्कुल नॉन जजमेंटल वे में सिखाए, एक्सेप्टेंस के वे में सिखाए, जहां वो हमारी चीजों को जज नहीं कर रही है। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाए कि देखो, मेल फ्रेंड बनाना कोई गुनाह नहीं है, फीमेल फ्रेंड बनाना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, तो व्यक्ति को ना डर और भय नहीं होगा। वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पुरुष से या स्त्री से बात करने के लिए ओपन होगा। दूसरी चीज बोलना चाहूंगी कि जो हमारा बदलता वक्त है, बदलते वक्त में इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को जो इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सेक्सुअल इंटीमेसी का सपोर्ट चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में लोग घर आते हैं, हस्बैंड घर से, मतलब आप एक महिला पूरा घर संभालती है। मैं महिला के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बस ये बताना चाह रही हूँ कि जहां महिला घर का पूरा काम संभाल रही है, मेल सिर्फ ऑफिस के परेशानियों से, चक्काजाम से जूझ करके आ रहा है। दोनों ही अपने आप में एक प्यार सीख करने की कोशिश करते हैं, जो प्यार ना वाइफ हस्बैंड को दे पाती है कि वो क्या कर रहा है उसके लिए उसको प्रेस करे, और ना ही हस्बैंड अपनी वाइफ को उन चीजों के लिए प्रेस कर पाती है। इसके कारण क्या होती है, एक इमोशनल डिटैचमेंट होता है, जहां पर वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर, वो किसी और से जब उसको मिलने लग जाता है ना, या हस्बैंड को किसी और से मिलता है या वाइफ को किसी और से मिलता है, तो बस यही चीजें उन दोनों को ही अलग करने लग जाती है। और ये कब दूरियां बढ़ जाती हैं, कब उनकी इमोशनल डिमांड किसी और से मिलने लग जाती है, वो केयर किसी और से मिलने लग जाती है, वो दोनों को ही पता नहीं लगता। और बस ये दूरियां बढ़ते 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 आपसी संबंध में टकराव होने लग जाता है। फिर बात आती है एक्स्ट्रामैरिटल की। डॉक्टर शिवांगी, एक प्रश्न और है, ये प्रश्न राकेश जी ने पूछा है। राकेश जी पूछ रहे हैं, क्या ये समय की मांग है जो इस तरह की चीजें समाज में देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये समय की मांग नहीं है, ये समय हमारे पास में बहुत ज्यादा होते हुए भी हम समय का अभाव महसूस करते हुए, जो हमारे इमोशन की डिमांड है, जो हमारे फिजिकल डिमांड है, उसके कारण हो रहा है। समय का कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ फितूर है, जो
हमें चाहिए तो चाहिए, लोग इतने इम्पल्सिव हो गए हैं ना कि जो चीज चाहिए वो तुरंत चाहिए। लोगों को कम्युनिकेशन गैप होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ ना आपस में एक दूसरे से बात करने के बजाय ना, जहां वो एक दूसरे की बात को रखते हैं उनको रोक दिया जाता है, उनको टोक दिया जाता है, उन्हें जज कर लिया जाता है, जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से फिर दूरी बनाने लग जाता है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और हेल्दी कम्युनिकेशन जरूरी है। जहां हेल्दी कम्युनिकेशन, लोग कम्युनिकेट तो करते हैं पर सामने वाला या तो सामने वाले की बात नहीं समझ पाता है या फिर समझते हुए उसको इग्नोर कर देता है। इसी कारण से ज्यादातर अलगाव होते हैं। यही चीज आपको लगता है कि जो भी बाहरी दुनिया में लोग अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास जा रहे हैं वो लॉयल होगा? जब वो पार्टनर आपके अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है तो वो आपके लिए लॉयल कैसे हो सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ नीड्स को फुलफिल करने का रिश्ता है, ना कि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता चलता है। मैं बताती हूँ कि मैं जितने भी केसेस देखती हूँ उसमें एक मुख्य कारण क्या निकल के आता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो इमोशनल डिमांड फुलफिल नहीं होती। उनको लगता है कि मैम मेरे हस्बैंड ना मुझे पहले जैसा समझते नहीं है, मुझे प्यार नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, जब भी मैं उनके पास बोलने के लिए कुछ जाती हूँ तो वो मुझे नेगेटिव जज करते हैं और वो हमेशा ये बोलते हैं कि क्या यार तुम्हारा तो फिर से वही शुरू हो जाता है, तुम्हारा तो डेली डेली का है, फिर से शुरू हो गई, तुमने फिर से वही काम कर दिया। तो हर इंसान को लाइफ में ना प्रेस की जरूरत होती है, रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड की जरूरत होती है, जहां इंसान को आगे बढ़ाने में एक मौका देती है, एक खुशी देती है, लेकिन ये चीज नहीं दी जाती है। अगर हम मेल की बात करें तो सिर्फ फीमेल ही इमोशनल लव और केयर एक्सपेक्ट नहीं करती है, ये मेल भी करता है। और मेल में इमोशंस के साथ साथ फिजिकल इंटीमेसी भी सीख करता है, जहां उसको ये लगता है कि उसकी वाइफ उसको वो सेक्सुअल मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है जो वो रिसीव करना चाहता है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन रिसीव करने के लिए आपको सेक्सुअल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं तुमसे क्या रिसीव करना चाहता हूँ और ये चीज कैसे हो सकती है। आप जो दूसरे पार्टनर के पास जा रहे हो, आप उसके लिए एक डॉक्टर, एक सेक्सोलॉजिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके भी बात कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आप दूसरे से सीख कैसे कर रहे हो? प्रॉब्लम अपने में देखो, क्यों हम अपने पार्टनर में देख रहे हैं? ये कारण भी है। और दूसरा कि जॉब लोकेशन जो अलग अलग है और ये डिजिटल एरा जो आ चुका है, मोबाइल फोन्स के कारण लोग सोशल आइसोलेट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिवांगी, थोड़ी देर के लिए मैं आपको जरूर यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है और अभी हमें कृतिका जी को भी सुनना है। बहुत सही बात, मोबाइल का जिक्र आपने किया। मैंने देखा है कई बार, हम भी ऐसा करते हैं कि पति अलग मोबाइल लेकर बैठे हैं, पत्नी अलग मोबाइल लेकर बैठी हैं, घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत नहीं, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं और मोबाइल से हम लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कहीं और व्यस्त करने की कोशिश में। बहुत सारे संदेश हैं, पढ़ूंगी मैं सारे संदेश। कृतिका, आपने सबको सुना, लॉ क्या कहता है इसके बारे में? एज अ एडवोकेट आप क्या कहना चाहती हैं आज की परिचर्चा के लिए? बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहती हूँ, और जिसका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे आज हम बात कर रहे हैं, इसको लॉ की भाषा में एडल्ट्री कहा जाता है। एडल्ट्री अगर आज के 2024 में जो हम आज हैं, अगर आज के संदर्भ में देखें तो एडल्ट्री इलीगल नहीं है। हाँ, आप उसके बेसिस पे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, एलिमनी केस फाइल कर सकते हैं, मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित कर दिया था। उसके पहले आईपीसी की धारा 497 के तहत इसमें 5 साल की सजा, जुर्माना या दोनों ही थे। लेकिन 2018 में चीजों को और समाज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इलीगल घोषित कर दिया, और सिर्फ उस बेसिस पे कि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट पे, और अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्ट पे। जिस भी धर्म का जो भी व्यक्ति है जिसके साथ में एडल्ट्री या जिस बेसिस पे वो केस फाइल करना चाहता है, वो उस बेसिस पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन कोई सजा और कोई जुर्माना अब इस पे बाकी नहीं रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आज के संदर्भ में लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत, उसको भी आप एक तरीके से काइंड ऑफ एडल्ट्री बोल सकते हैं, या काइंड ऑफ, नॉट फुल,
बट कई बार लोग शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ लिव इन में चले जाते हैं और अपने घर परिवार को छोड़ के किसी और के साथ रहने लगते हैं और नए संदर्भ में उसको कहते हैं कि जी हम इसके साथ में लिव इन में रह रहे हैं हमने। लेकिन किसी के साथ भी आप रह रहे हैं, और एडल्ट्री में एक चीज और है जो पहले थी, अब तो खैर वो इलीगल ही हो गई है। जो पहले के जब तक ये लीगल था कि आप एडल्ट्री के बेसिस पे केस फाइल कर सकते हैं, तब तक उसमें ये था कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ उसके जान में या उसके चाहते हुए उसके साथ में कोई शारीरिक संबंध या किसी भी तरीके का संबंध स्थापित करता है, तो जो उस महिला का हस्बैंड है वो एडल्ट्री का केस फाइल कर सकता था, लेकिन महिला के ऊपर कोई केस नहीं चलता था, ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो आज के अगर संदर्भ में मैं कानून के रूप में देखूं तो बहुत छोटा सा वर्ड रह गया एडल्ट्री, क्योंकि इलीगल हो गया है तो कुछ है नहीं। हाँ, आप उस बेसिस पे अगर आपको पता लगता है कि हाँ भाई मेरा जो पार्टनर है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, इस बेसिस ये है, आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जो शिवांगी जी ने बोला कि ये इक्वलाइजेशन का जमाना भी है, इक्वल दर्जे पे देखना चाहिए, तो महिला के साथ और पुरुष के साथ कानून सेम है। आप दोनों के लिए दोनों ही लेवल पे जाकर के आप केस फाइल कर सकते हैं। जो पुरुष है वो भी अपनी, अगर उनकी वाइफ किसी के साथ अन्य के साथ में संबंध में है, पुरुष भी इस बेसिस पे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास में फोटोज है, वीडियोज है, या जिस तरीके के भी कोई भी प्रूफ आपके पास में है जो कोर्ट में आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उस बेसिस पे ये प्रूव कर सकते हैं कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप डिवोर्स का केस, मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। ये एडल्ट्री का तो छोटा सा, कानून का रूप देखे तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अब एडल्ट्री इलीगल नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि नटशेल ये है, ये सारी चीजें जो हो रही है समाज में, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि इंसान का जो वो सोच है ना कि मुझे सब मिल जाए, मैं इतने में नहीं जी सकता, अपने आप को संयमित करना इंसान भूल गया है। जिस दिन इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अपने आप को संयमित करना सीख जाएंगे और अपनी मर्यादाओं में रहना सीख जाएंगे, ये सारी चीजें उसी दिन से खत्म हो जाएंगी। आपको अपनी मर्यादा आपके ना माँ बाप सेट कर सकते हैं, ना भगवान सेट कर सकते हैं, ना कोई अदर इंसान सेट कर सकता है। आपको आपकी मर्यादाएं खुद सेट करनी है कि आप क्या कर रहे हैं। और हर एक, और दूसरी बात, कोई भी लेडी या कोई भी जेंट्स, कोई भी कहीं पे भी अगर आप एडल्ट्री में हैं और आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो जो आपका पार्टनर है उसके लीगल राइट सारे एक्टिव रहते हैं, और जिसके साथ आप हैं उसका कोई लीगल राइट नहीं होता। हाँ, एक लीगल राइट होता है, अगर उस संबंध से कोई बच्चा पैदा हो गया है, उस बच्चे के लीगल राइट होते हैं। लेकिन जिसके साथ आप एडल्ट्री में हैं उसका कोई लीगल राइट नहीं होता। जो आपके फर्स्ट पार्टनर हैं उसका लीगल राइट हमेशा एक्टिव रहता है। दूसरी बात, मैं अगर इस बेसिस पे मुझसे कोई सलाह लेना चाहे इस टॉपिक पे, तो सिंपल सा मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप किसी से नाखुश हैं, किसी से भी आप नाखुश हैं, आपको लग रहा है कि वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, वो मुझे प्यार नहीं दे रहे, व्हाटएवर जो भी है, आप उनसे अलग हो जाइए। और आपको जिनसे लगता है कि वो आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आप तब उनके साथ में लीगल तौर पे रहिए। 2 लाइफ बर्बाद मत करिए किसी की भी जिंदगी। आप उसको तलाक दीजिए, वो भी इंसान खुल के जी सके, क्योंकि जिसके साथ आप खुल के नहीं जी पा रहे, वो भी आपके साथ खुल के नहीं जी पा रहा है। वो आपके साथ मजे नहीं कर रहा है, उसको मजे नहीं आ रहे हैं आपके साथ में। वो भी इंसान आपके साथ में नाक और उसको सांस नहीं आ रही है, तो आप उसको भी सांस दीजिए, खुद भी सांस लीजिए, तलाक लीजिए और आगे बढ़िए, उसको भी आगे बढ़ने दीजिए। सिंपल है, ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। दिस इज द सोल्यूशन। नहीं, और दूसरा सोल्यूशन ये है, आप अपनी मर्यादाएं निर्धारित करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप किस बेसिस पे, क्या आप किसी की, आपका जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी चीजें हैं, लेकिन आपको ये हक कभी नहीं कोई देता या कोई दे सकता कि आप किसी और का जीवन अपनी फीलिंग्स की वजह से बर्बाद करें। ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी। कृतिका जी, एक संदेश आपके लिए आया है, मैं पहले पढ़ लूं। थोड़ी हंसी आ गई थी मुझे, हालांकि परिचर्चा बड़ी गंभीर चल रही है, लेकिन क्योंकि थोड़ा मुस्कुराऊंगी नहीं तो लोग सोचेंगे कि बड़ा बोरिंग
टॉपिक लेकर बैठ गए। इन्होंने लिखा है कि एक केस आपको फिर मिल जाएगा कृतिका जी। और दूसरी एक और बात मैंने जो समाज में रह के महसूस करी है, वो ये महसूस करिए कि आपको अगर लगता है 6 महीने, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको लगता है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उस व्यक्ति से आपकी नहीं बन रही, वो आपको नहीं समझ रहा, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बच्चे पैदा मत करिए उस इंसान से, क्योंकि बच्चों की जो जीवन है ना, बच्चों का जो जीवन है ना आगे बहुत खराब होता है। और जिसके साथ भी और मैं एक बात बताऊं, ये भी फैक्ट है कि 90% डिवोर्स केसेस में, 90% ऐसे केसेस में बच्चे माँ की लायबिलिटी बनते हैं, फादर की लायबिलिटी नहीं बनते हैं 90% केसेस में। पहली बात क्या है कि कानून भी पहले माँ को ही तवज्जो देता है कि बच्चे माँ के पास जाएं। दूसरी बात, मैंने कई बार अपने वर्क एक्सपीरियंस में देखा है कि बाप चाहते ही नहीं है कि बच्चे उनके पास आए, क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, ये फैक्ट है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें इस चीज से रिलेटेड, इस ग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। सब चीजों को सोचते हुए, समझते हुए मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी से नाखुश हैं, आप उससे अलग हो जाइए, जिसके साथ आप खुश हैं आप उसके साथ रहिए, सिंपल है। बात के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन यूथ हमारे पास अभी है और बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रही थी। शालू, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। शालू बहुत अच्छी कवित्री भी है और इन्होंने हिंदी से एमए किया है और इस परिचर्चा को बड़े ध्यान से जरूर ये बाहर सुन रही थी। और एक युवा होने के नाते इस विषय पर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है हमारा और युवा क्या सोचता है इस विषय पे, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे आप अपने विचार इस विषय पर रखें। शालू, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और ये देखा जाए कहीं ना कहीं गलत भी है और इसको ठीक तो नहीं कहेंगे। जैसा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है, इसलिए हमें किसी और को ढूंढना पड़ता है अपनी बातें बताने के लिए। और जो हमारी बातें होती हैं हम अपने हस्बैंड को नहीं कह सकते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा रिलेशन है हम उसको नहीं बता पाते हैं किसी वजह से, तो हम किसी अदर को ढूंढते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, we can listen. Yeah, please keep going. जी हाँ जी सर। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, ये सारी चीजें जो कि अब हो रही हैं नई नहीं है, बेशक हम लोगों ने अभी देखा है इसको या फिर हम अब नोटिस करने लगे हैं ज्यादा, तो ये सारी चीजें पहले से ही होती आ रही हैं। और आज के टाइम में जो इसको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का नाम दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। और तो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा कम ही देखा है और ऑब्जर्व भी किया है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल शालू, पहली बार परिचर्चा में शामिल हो रही हैं और इतना भयंकर विषय मैंने दे दिया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा होता है, लेकिन आपने अपने जो विचार रखे वो बहुत सराहनीय है जहां तक आप समझ पा रही हैं। और जो चीजें गलत लगती हैं तो गलत गलत होता है हमेशा और सही सही होता है। हमारे साथ शीला वर्मा मीरा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विजय लक्ष्मी जी ने लिखा है गुड डिस्कशन, और वाकई हम अच्छी बातों को सोच पा रहे हैं और एक अच्छा निष्कर्ष जरूर निकलेगा इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि चाहे वो संबंध पति किसी और के साथ बनाए या किसी का पति किसी और के साथ बनाए, पिसते हमेशा बच्चे हैं, घर के लोग पिसते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं, बच्चे वो सब कुछ देख रहे होते हैं, और अगर यही वातावरण उन्हें मिले तो वो दिन दूर नहीं कि बड़े होकर वो भी वही काम करें। क्योंकि संस्कार की अगर हम बात करें, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो यहाँ पर और इस बात पर जो
रुझान गया है वो बड़ा सोचनीय है कि बच्चे भी सफर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करें और इस अफेयर रूपी जाल में ना फंसें। और जैसे कि कहा है कृतिका जी ने, चूंकि कानून में कोई सजा का प्रावधान नहीं है, अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो सकते हैं, ये एक बात अलग है। उसके अलावा मित्रता और अफेयर में अंतर होता है। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम मित्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अफेयर की बात कर रहे हैं, जो कि कानून के नाते वो आज लीगल है, लेकिन अगर हम परिवार की दृष्टि से देखें, समाज की दृष्टि से देखें, नैतिकता की दृष्टि से देखें, तो वो हर लिहाज में गलत ही है। और इस परिचर्चा को थोड़ा सा आप आगे और बढ़ाएंगे। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं विजेंद्र जी, तो आपका स्वागत है। एक प्रश्न आया था, उन्होंने कहा था आखिर में वो कुछ पूछना चाहते हैं, कृष्ण कुमार जी शायद। तो कृष्ण कुमार जी, आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे जरूर पूछें, हमें अच्छा लगेगा। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विजेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं आप आखिर में? जी, मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा, देखिए हम सबके अपने अपने विचार सबने व्यक्त किए, और हम जिस स्ट्रीम से आते हैं, जैसे यहाँ वकील साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, और हमारे मित्र गर्ग साहब भी बैठे हैं, और जो है युवा पीढ़ी भी है। तो क्या है कि हम सबकी मन स्थिति किसी न किसी कारण से प्रभावित होती रही है, और हम लोग जिस तरीके के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, वो जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं, उससे हमारी जो है ना मन स्थिति में प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव है वही हमें इस तरीके की चीजों में फंसाता है, या इस तरीके की चीजों की ओर ले जाता है। और मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि यदि जैसे हमारी जो डॉक्टर थी साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने जो बताया कि नहीं, इसका इस तरीके का प्रभाव जो है वो संस्कृति से लेना देना नहीं है, पर मेरा अभी भी ये मानना है कि ये जो हमारी जो सभ्यताएं हैं, वो हमें उस परिधि में बांधे रखने के लिए हमें मार्गदर्शन देती है, और अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो जो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो डेविएशंस टाइम पर आते हैं, तो उससे हमें जो है बचाव होने में बहुत सहायता मिलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो अपनी लक्ष्मण रेखाएं हैं, यदि हम रखें, और ये बात ठीक है कि मतलब हमें बहुत से समाज। जी, मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लेते हैं, जैसा कि कृतिका जी ने कहा कि आपको वो रिश्ता बेहतर लगता है तो आप उसे निभाइए, नहीं लगता है तो आप अलग हो जाइए। इन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में ये बात कही। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि कई बार घुटन भरे रिश्ते होते हैं जी, तो उस घुटन भरे रिश्ते को भी हमें लोक लाज या बाकी पारिवारिक धुरियों के इर्द गिर्द घूमते हुए क्या उसे निभाना चाहिए, या कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को पूर्ण विराम देना चाहिए? इसके बारे में आप जरूर थोड़ी सी टिप्पणी करें। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और आपको साधुवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, मेरा अपना स्वयं का मानना ऐसा होता है कि देयर इज अ सिल्वर लाइन एवरीवेयर, इवन इन द डार्केस्ट मोड आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिल्वर लाइन रहती है, एंड दैट इज एक्चुअली द थ्रेड, जिसको यदि हम लेकर के अगर आपस में अपने मन भेद और मतभेद यदि हम उन दोनों को डिस्कस करें, और उसमें से यदि हम समझें कि हमारी कहीं कोई इस तरीके की कमियां यदि आपस में रही हैं, और उनको अगर हम दूर कर सकते हैं, तो वो प्रयास करना पहला कर्तव्य बन जाता है। और यही हमें हमारा समाज और हमारी जो है सभ्यता सिखाती है। यही मेरा बार बार कहना है कि हमारी सभ्यता के अंदर इन सब चीजों का मेल है। और फिर यदि उसके बावजूद भी यदि नहीं होता है मन भेद और मतभेद यदि नहीं सुधरते हैं, तो ये वाला तो अल्टीमेट जो हमारे पास जो रास्ता है वो तो हमेशा ही उपलब्ध है। ये रास्ता तो हमेशा ही उपलब्ध है ना, कि भाई आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें, ये तो हमेशा ही है। तो दिस इज अ लास्ट रिसोर्ट, दिस व्हाट आई वुड से,
आई एम नॉट डिनाइंग कि भाई ऐसा नहीं, आपको अगर मतलब घुट घुट के ही जीना है तो वो तो जीवन नहीं है। ऐसा जीवन तो कभी किसी ने ना चाहा है ना सोचा है, तो इसलिए उसमें, लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, दो कारण हो सकते हैं, जैसे कृतिका जी ने कहा कि या तो आप उस चीज के आदी हैं, आपका मन विचलित होता है, मन इस तरफ भागता है, या आप परिस्थिति के वश में हैं, आपके साथ उस तरह के माहौल है, हो सकता है पति का प्यार आपको या जो अटेंशन है, जैसे कि विपिन जी ने कहा, वो नहीं मिल पाता है, तो हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो इस बात को हल करने के लिए बेहतर तरीका ये है, जहां तक इस डिस्कशन को मैं समझ पाई हूँ, कि पति पत्नी आपस में बैठें, बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें और अपनी जो समस्या है उस समस्या को खुलकर रखें कि मुझे आपसे ये चीजें चाहिए और ये चीजें आप मुझे नहीं दे पा रहे हो, मैं कहीं और जा रही हूँ, भटक रही हूँ, मुझे पकड़ लो। इतनी बात अगर होती है तो शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो समझदारी की बात है, हालांकि बड़ा मुश्किल है, उस समय तो पिटाई लगेगी। कृतिका मुस्कुरा रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ आदरणीय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या है कि उसके लिए ना दोनों तरफ से जो है ना विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म होना और बनाना वो बहुत आवश्यक है। वो परिस्थितियां जो है ना, जिससे कि एक आप प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आप बातचीत कर पाए, समझ पाए, है ना, तो वो नौबत ही ना आए। तो मेरा ये कहना है कि भाई समय समय पर हमें आपस में, अगर किसी को किसी की भी प्रकार से कोई भी परेशानी अगर है, तो हमें आपस में वो सुलझानी चाहिए, वो बात करने के माध्यम से ही हो सकता है। जी तो सही कहा। और मैं चलते चलते चाहती हूँ आप सब अपने छोटे छोटे संदेश दें आज की परिचर्चा के लिए। तो शालू, मैं आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है क्योंकि नेटवर्क एरिया में नहीं है और इतना शोर हो रहा है, रोड बना रहा है। जी, मेरा यही कहना होगा एक शब्द में, वी शुड बी बैक टू आवर बेसिक्स। ठीक है, विपिन जी आप क्या कहना चाहते हैं? इतना कुछ आपने सबके विचार सुने और अंत में अगर संदेश पूछूं तो क्या देंगे आप? मैं 5 मिनट चाहता हूँ आपसे, मुझे सबके विचार सुनने के बाद कुछ कहना है, तो सबकी बातें उसमें सम्मिलित है। डॉक्टर शिवांगी जी ने एक बात कही कि सबसे मेन फैक्टर है इमोशनल नीड्स पूरा ना होना। मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग वहीं से की थी और उनको शायद थोड़ी सी बात गलत लगी कि जेंडर इक्वालिटी को लेके। तो क्या होता है, वो मैंने किसने कहा था, क्योंकि मेल्स ज्यादातर, मैं हाउसवाइफ्स की बात कर रहा था, तो मेल्स तो ना बिजी होते हैं अपने ऑफिस वर्क में और ये सब चीजों में। हाउसवाइफ्स के साथ ज्यादातर ये देखा गया है कि वो उनको इमोशनल नीड्स ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू मेंस, ठीक है। तो वो बहुत जब लोनली फील कर रही होती है तब उनको कोई ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिसके साथ वो सब बातें कर ले। रही बात फिजिकल इंटीमेसी की, वो मैं बहुत कम मानता हूँ, उसकी परसेंटेज अभी बहुत कम है, वो भी है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। इमोशनल नीड्स जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर मैं विजेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो जो इमोशनल नीड्स है वो क्यों हो रही है हमारे समाज में, हमारे रिलेशनशिप्स में, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन गया है। क्योंकि सपोज हस्बैंड आया रात को 10 बजे, वो खाना खा के सो गया, सुबह ऑफिस चला गया, वो जब तक आधा घंटा आप पूरे दिन की नहीं बतलाएंगे ना, तो तब तक वो चीजें धीरे धीरे रिलेशंस में बढ़ेंगी। फिर वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो दूसरे से में वो प्यार, केयर, अफेक्शन ढूंढने लग जाता है, और जब उसको मिल भी जाती है इजली, आजकल जब से मोबाइल सोशल मीडिया हो गया ना, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो आप खुद ना करना चाहो तो मुश्किल है, करना चाहो तो बहुत आसान है। अब 2 कर लो, 4 कर लो। ये बात मैं मानती हूँ। कंप्लीट कर रहा हूँ मैं जी। तीसरी बात, मैं इस बात के फुल ऑन सपोर्ट में हूँ जो हमारी वकील साहिबा ने कहा। मैं एक लाइन में कहता हूँ, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद, मतलब मैं नहीं समझता कि किसी रिश्ते को आप घुटन में चलाएं, ठीक है। हमने अपने पुराने जमाने में बहुत देखा है, अपने दादा दादी को और लोगों को कि 50-50 साल जिंदगी के रो के गुजार दिए। कोई जरूरत नहीं है रो के गुजारने की। आपको शादी के 1 साल में लगता है या 10 साल में लगता है कि आप उस रिश्ते में खुश नहीं है, फटाफट तभी की तभी डिवोर्स हो। या तो अपना कम्युनिकेशन गैप सही कर लो, और नहीं होता है
तो रिश्ते को खींचना और घसीटना और घुट घुट के जीना और साथ वाले पार्टनर को भी घुट घुट के मारना, बिकॉज अगर आप किसी अफेयर में हो ना तो वो भी घुट रहा है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, तो वो काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, मैं एक सवाल है मेरा सभी पैनल, ठीक है, इसको आप हंसी में मत लेना, मैं बड़ा क्लियर की बात करना चाहता हूँ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ना गलत है, बहुत सारे कमेंट्स है गलत है, तो मेरा एक सवाल है, पहले मैं पैनलिस्ट से पूछ लेता हूँ उनसे, क्या प्यार एक ही बार होता है? शादी से पहले या शादी के बाद का सवाल नहीं है, मैं सिर्फ सवाल ये, क्या प्यार एक ही बार होता है? सभी पैनलिस्ट जवाब दे दें मुझे एक बार, हाँ या ना में। सर नहीं। मैं इस पे कुछ विपिन बोलना जी, चाहूंगी। प्यार के अगर मायने आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी विभा दी। बिल्कुल बोलिए, लेकिन कैमरा तो ऑन कर लीजिए। जी, मैं ड्राइव कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि मुझे निकलना है, तो वो मुझे मैं पता ड्राइव है, कर रही हूँ। लेकिन जी जी आप जल्दी से बोलिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार सिर्फ और सिर्फ एक मायने से ना शब्द जैसा है कि प्यार है। एक्चुअल में जो रिलेशनशिप चलता है, कोई भी रिलेशनशिप, वो अंडरस्टैंडिंग से चलता है, वो कम्युनिकेशन से चलता है, वो एम्पैथेटिकल एटीट्यूड से चलता है और यस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट से चलता है। प्यार नामक कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ इन्फैचुएशन होता है, जहां एक दूसरे की कुछ अच्छाइयां जो हम में अच्छाइयां नहीं होती है, हम दूसरों में देख लेते हैं तो हम उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, इट इज ऑल अबाउट इन्फैचुएशन। प्यार जैसा कुछ नहीं होता। प्यार सिर्फ माँ अपने बेटे से करती है जो कि अनकंडीशनल होता है, बाप अपने बेटे से करता है, बेटी से करता है जो कि अनकंडीशनल होता है। इसके अलावा प्यार कहीं पति पत्नी में नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होती है। बस यही कहना था दी। मैं अपनी बात पूरी, विपिन जी जल्दी आधी मिनट की बात है, मेरा फिर से वही सवाल है, ठीक है, शिवांगी जी का जवाब मैंने सुन लिया, लेकिन मैं फिर से बाकी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ, क्या प्यार एक ही बार होता है? क्या कहेंगी कृतिका जी, कितनी बार होता है प्यार? प्यार एक ही बार होता है, उसके बाद में जो है एडजस्टमेंट्स होते हैं। प्यार एक ही बार होता है। आप समझे नहीं सवाल को। मैं शादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी से पहले भी होता है ना, आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स रही, 3 रही, चौथी वाली के साथ शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, गर्ग जी, शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, प्यार एक ही बार होता है। उसके बाद में एडजस्टमेंट होते हैं, लाइफ की नीड्स के एडजस्टमेंट होते हैं। अब मुझे ये चाहिए तो करना पड़ेगा। जो प्यार होता है वो कभी ये चीज नहीं कहता कि मुझे ये करना पड़ेगा। प्यार हमेशा कहता है मैं तो मेरे तो यही है, इसी के पास मैं जाऊंगा। लेकिन जब शादी कहाँ, सपोज आपको शादी के पहले प्यार हो गया, आपकी शादी उससे नहीं हुई, तो क्या हुआ? करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाप ने बोला, पिता ने बोला, समाज ने बोला, उससे शादी को मना। ऐसा प्यार नहीं होता, प्यार नहीं होता। नीड की फुलफिलमेंट और आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं। प्यार एक ही बार होता है, फुलफिलमेंट नहीं होती है। मैं इस पे आपको, मेरी लव मैरिज है, मेरी शादी को 8 साल हो गए, ठीक है, तो जिनसे मेरी शादी हुई है उससे पहले भी 4 बार प्यार हुआ था मुझे, ठीक है, तो ये इस बात का मतलब थोड़ी प्यार नहीं होता। मैं बताती हूँ कृतिका दी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि प्यार एक्चुअल में अगर हम सही मायना देखें तो प्यार अनकंडीशनल है, जो मीरा ने कृष्ण के साथ किया था। मुझे ऐसा प्यार हुआ था, उसके मेरा प्यार चला गया जिंदगी से। आज तक शादी नहीं करी है मैंने, 20 साल हो गया। अकेले बेटी को बड़ा करा है मैंने, ठीक है, अकेले बेटी को बड़ा करा है मैंने। विजेंद्र जी, एक प्रश्न आपके लिए आया है, आखिरी में आप उसका उत्तर दे दें क्योंकि हमारा सेशन बहुत लंबा हो रहा है और समय हमको इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। एक प्रश्न आया है, विशाल पांचोली जी हमारे साथ हांगकांग से जुड़े हुए हैं और उनका एक संदेश था। विशाल जी क्या दोबारा मुझे भेज सकते हैं? नीलम पोद्दार जी मेरे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और विशाल जी का एक संदेश आया था विजेंद्र जी के लिए खासकर, और वो संदेश, इतने सारे संदेश हैं। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय। टॉपिक बदल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी, और टॉपिक को हमें बदलने नहीं देना है। विशाल जी का एक संदेश है। विशाल जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दोबारा से संदेश भेजिए क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ, संदेश बहुत आगे चला गया है। कोई संदेश? विभा, मैं एक बात कहना चाहूंगी जो तुम एक शब्द में सुनना चाह रही थी। मैं एक स्टेटमेंट, एक कविता की लाइन में कहना चाहूंगी कि अब दिल दिखते ही कहाँ है, हर तरफ दिमाग ही दिमाग दिखता है।
बहुत सही कहा आपने कृतिका, बहुत सही कहा आपने। और वो संदेश कहीं खो गया। और पांचोली जी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो संदेश मुझे नहीं मिल रहा। वो प्रश्न था विजेंद्र जी के लिए। कोई बात नहीं जी, वो आपको व्यक्तिगत तौर पर पूछ लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी बिल्कुल नहीं पा रही हूँ जी। मैम, मैं एक शब्द में प्रेम को व्याख्यात करना चाहती हूँ। बिल्कुल शालू, आखिरी में आपसे संदेश हमें चाहिए था और आप अपना संदेश दें क्योंकि कार्यक्रम अपने चरम पर है जी। मैम, जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो प्रेम से हुई है, बस मैं इतना ही कहना था मुझे। और प्रेम जो है उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं है, ये निराकार है, इसको समझना पड़ता है और दूसरों को समझाना पड़ता है। अगर प्रेम धरती पे नहीं होता तो राम जी सीता के लिए ना इतना व्यथित ना होते, और पार्वती जी के लिए शिव इतना व्यथित ना होते, और राधा का नाम कृष्ण के साथ ना लिया जाता अगर प्रेम ना होता। विशाल जी आपको सुन रहे थे और विशाल जी मुझे भी सुन रहे थे। उन्होंने संदेश लिखा है कि मेरा प्रश्न है विजेंद्र जी से, क्या समाज लज्जित है इस परिस्थिति से? फटाफट उत्तर दीजिए। देखिए, समाज का जो है अपना लज्जित होना वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम स्वयं में लज्जा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। जिस तरीके का यदि हमारा व्यवहार है और अगर हम इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो हम स्वयं लज्जा अगर महसूस करेंगे तो समाज का ही हम हिस्सा है ना। तो इस विषय में हमें स्वयं पे ही विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज हमसे है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे वैसा ही समाज बनने वाला है। और यही मैं बार बार एक बार फिर कहता हूं कि जो हमारी जो परिपाटी रही है, हमारी परिपाटी हमारी सभ्यता से रही है। हमारी सभ्यता सनातन रही है, सनातन हमारा धर्म है, तो वही हमारे गाइडिंग फैक्टर्स हैं। तो वही हमारे उसी तरीके के संस्कार हमारे अपने अंदर बनते हैं। तो हमारा जो समाज है वो हमसे मिलकर बना है। यदि हम अपने स्वयं के अंदर यदि देखेंगे कि हम किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, तो और अगर हम उन गाइडिंग फैक्टर को लेकर चलेंगे तो वो गलतियां हमसे नहीं होंगी, समाज हमसे लज्जित नहीं होगा, हम स्वयं लज्जित नहीं होंगे, समाज लज्जित नहीं होगा। यही मेरा निवेदन है। विजेंद्र जी, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने सारे संदेश और इतना समय आपने दिया और इस जो विषय को आपने व्यापक बनाया, इस विषय की सार्थकता वही है आपके संदेश इतने सारे आए और आपने समय लगाकर इस परिचर्चा को। मैं विशाल भाई का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही उन्होंने तार्किक क्वेश्चन किया है। ऑस्ट्रो महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर शिवांगी का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शालू वर्मा का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ विपिन गर्ग जी का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ विजेंद्र जी का, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कृतिका शुक्ला जो मेरी सहेली भी हैं, एडवोकेट भी हैं, हिंदी साहित्य संस्थान की लीगल एडवाइजर भी हैं, बहुत कुछ करती हैं ये। और बहुत सुंदर विषय को आप सब ने सार्थक बनाया और एक नतीजा ये निकला कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। चकाचौंध में ना खोइए, चकाचौंध में खोकर सिर्फ और सिर्फ कहते ना कि कांच का टुकड़ा धूप की रोशनी में हीरे जैसा चमकता है। तो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो कांच के टुकड़े हैं। घर में जो आपका रिश्ता है वो हीरे की चमक लिए है, उस हीरे को निखारिए, उस हीरे को साफ कीजिए। अगर धूल लग गई है उस हीरे को मौका दीजिए वो और खूबसूरती से चमके। एक दूसरे के साथ समय बिताइए और इस अफेयर के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली हमेशा ज्वलंत मुद्दों के साथ इस परिचर्चा को लेकर आता है और आज भी हमने इस विषय को अपने तरफ से बेहतरीन तरीके से आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की और नतीजा यही निकला है सकारात्मक, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। हर कार्यक्रम जो परिचर्चा का हमारा समाप्ति की ओर होता है तो हम एक सकारात्मक संदेश देकर जाते हैं। आज भी उसी संदेश को लेकर हम कायम हैं और आने वाली पीढ़ी को या समाज को या देश को या दुनिया को यही संदेश देंगे कि बेशक कानूनी तौर पर वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह के संबंधों में पड़ते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी मनस्थिति, हमारा आर्थिक
जो आर्थिक हमारी संपन्नता है, सब कुछ पर असर पड़ता है और हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। एक तो घर में संभलती नहीं है, बाहर भी संभालने चले हैं, तो ये जो एक दिमाग है, उस दिमाग को जरा शांत रखें और हमेशा अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें। विदा लेती हूँ, अगली बार नई परिचर्चा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।